हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदित्य सिंह एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसेट बी। और आज के इस यूट्यूब क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री, जो कि इसका सेकेंड चैप्टर है ये। तो इसके पहले हम लोगों ने नेशनलिज्म के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, नेशनलिज्म इन यूरोप। और आज इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जैसे यूरोप में नेशनलिज्म आया, जैसे क्लास 9th में हम लोगों ने देखा किस तरह से रिवॉल्यूशनरी चेंज हुए, तो वो सब क्या उसी तरह से इंडिया में भी कुछ ऐसे मूवमेंट हुए होंगे। तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया जा रहा है कि एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट. It also means a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new songs and ideas formed new links and redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? यानी कि हमने देखा पहले ही कि यूरोप में जो आधुनिक राष्ट्रवाद था, उसके साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ था। इसके अपने बारे में लोग जो है अपनी समझ बदलने लगे थे कि वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है। साथ ही साथ उनकी ये सब भावनाएं भी बदल रही थी, उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव भी पैदा होने लगा था। नए नए सिंबल्स, नए नए चिन्हों और सॉन्ग्स और नए नए आइडियाज़ के संपर्क जो थे लोगों में बनने लगे थे। तो ज़्यादातर देश जो थे वो इसी राष्ट्रीय पहचान की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही उनका निर्माण हुआ। तो आइए देखते हैं कि यह हमारे देश में इस तरह की चेतना कैसे पैदा हुई लोगों के अंदर, कैसे लोग भी अपने पहचान के लिए सोचने लगे और उनको गीतों और विचारों में कैसे उनका संपर्क बना। तो दूसरे उपनिवेशों की तहत भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की जो परिघटना है, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। वैसे तो जो औपनिवेशिक शासक थे ना, उनके खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। क्या है ना कि जब आपकी किसी से लड़ाई होती है और आपके घर में किसी की लड़ाई होती है, तो घर में आप भले किसी से नाराज रहते हैं, लेकिन जब अब लड़ाई होती है तो आप जानते हैं कि एकता में रहने की कीमत क्या है, फिर आप सब लोग मिल के लड़ाई करते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे औपनिवेशिक शासक थे हमारे यहाँ पे, उनके खिलाफ जब हम लोगों ने संघर्ष किया, तो हम लोगों को अपनी आपसी जो एकता थी उसको हम लोग पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने जो है विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध के रख दिया था। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद जो है ना, इसका एक असर एक जैसा नहीं था। उसके अनुभव भी सबके पास अलग अलग थे। फ्रीडम के मायने में भी लोग भिन्नता अपने विचार रखते थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस ने जो है इनके समूहों को इकट्ठा करने के बाद एक विशाल आंदोलन खड़ा तो किया था, लेकिन इस एकता में टकराव के बिंदु भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जिससे कि लोग आपस में टकरा जाते थे। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। वहाँ आपने 20वीं सेंचुरी के पहले यानी दशक के तक की कहानी आपने आपने पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग जो है 1920 के जो दशक था उसके सेंचुरी के आगे के बाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए थे। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक जो समूहों ने किस तरह से हिस्सा लिया था और किस तरह से राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी थी। एक फिगर है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये अब फिगर है 1919 में जो है वो 1 से 6 अप्रैल को जो है फिगर नंबर 1 है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के नेशनलिज्म जो आंदोलन था उसके दौरान जो लोग थे ना, वो जुलूस इस तरह के बड़े बड़े निकालना जो है बहुत आम बात थी। मतलब जब देखो तब इतने बड़े बड़े लोगों की भीड़ वाली जुलूस जो है आ जाती थी। हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, द फर्स्ट वर्ल्ड वार और खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, यानी पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और जो नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन था उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो देखिए 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह भी शामिल हो गए थे। संघर्ष की जो है स्ट्रगल की नए नए टेक्निक सामने आ रहे थे। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, इनके परिणाम क्या हुए। तो देखिए सबसे पहली बात यह है ना कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी।
इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे भी लिए गए और उनके टैक्स में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिली। जो बाउंड्री फीस होता है, मतलब सीमा शुल्क होता है, उसको बढ़ा दिया गया था। यानी कोई आपके देश में आता है जाता है तो उसका जो चार्ज है, टैक्स वगैरह, वो उसका भी उसको बढ़ा दिया गया था। इनकम जो थे ना, वो सब भी जो है टैक्स बढ़ गए थे। जो वार का समय था, उस समय जो कीमतें थी चीज़ों की, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच में कीमतें जो है जस्ट दोगुना हो गई थी, जिसके कारण जो आम लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई थी उनके लिए। गाँव में सिपाहियों को जो है जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ करता था, भाई हमको नहीं जाना है सिपाही बनने, क्यों मुझे ले जा रहे हो, किसी घर जाओ और ज़बरदस्ती पकड़ो उठा के ले आओ, है ना। तो इस तरह से गाँव में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल गया था। 1918 से 19 और 20 से 21 इस समय जो है देश के बहुत सारे हिस्सों में भी जो क्रॉपिंग वगैरह थी वो सब डैमेज हो गई थी, ख़राब हो गई थी, जिसके कारण से जो फूड वगैरह थे उनका बहुत ज़्यादा लैक देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा कमी हो गया था। उसी समय जो है फ्लू की एक महामारी फैल गई थी। 1921 की अगर हम लोग पॉपुलेशन जनगणना के अनुसार बात करें तो इस महामारी के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। आप सपोज करिए अभी तो कोरोना का समय चल रहा है और अभी भी बिल्कुल इसी तरीके से सब कुछ हो रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी समय एक नया नेता हमारे सामने आता है और उसने जो है स्ट्रगल करने का एक नया ही ढंग हमारे सामने पेश किया। तो 1.1 में देखेंगे हम लोग द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह का विचार। तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत आए थे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन, जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की जो है नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। कहाँ की? अफ्रीका की। इसी पद्धति को, टेक्निक को वो सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रुओं की बात करें तो चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क जो होते हैं शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। एक फिगर है ऊपर देखिए आप लोग, फिगर नंबर 2। इसमें जो है साउथ अफ्रीका में जो हमारे इंडियन लेबर थे वो स्त्रत से जो एक मार्ग का नाम है, रास्ते का नाम है, वहाँ से लोग गुजर रहे हैं 6 नवंबर 1913 में। इसमें दिखाया गया है कि न्यूकैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी ने मजदूरों का नेतृत्व किया और इस जुलूस को रोका गया और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। तो हजारों मजदूर जो थे वो अश्वेतों के, मतलब जो ब्लैक माइनॉरिटी थी, ठीक है, वो और जो वाइट माइनॉरिटी थी उनके बीच में जो लड़ाई थी नस्लभेदी वाली, उनके खिलाफ गांधी जी के साथ ये लोग शामिल हो जाते हैं। इतने लोग कि हाँ गांधी जी हमारे हित के लिए कर रहे हैं तो उनका साथ देने लगते हैं। तो गांधी जी का विश्वास था कि भाई धर्म और जो ये अहिंसा है, यह जो है धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध देगा और जब एकता आपके पास आ जाती है तो आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी दूर कर लेते हैं। इसलिए हमेशा यूनिटी में रहना चाहिए। यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ, बिल्कुल राइट। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पे जो है सत्याग्रह आंदोलन को चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का भी दौरा किया। दमनकारी बागान जो है व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने किसानों को संघर्ष करने के लिए भी जगाया कि भाई आप लोग जागिए, संघर्ष कीजिए। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर किसानों की मदद के लिए भी सत्याग्रह का आयोजन किया था। साथ ही साथ फसल खराब हो जाने, प्लेग की महामारी के कारण जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के किसान का लगान मतलब हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो लोग टैक्स वगैरह, लगान वगैरह चुकाने में ना उनकी हालत ख़राब थी। वो चुका नहीं पाते थे। किसी भी तरीके से उनके पास था ही नहीं पैसे, तो कैसे चुकाएंगे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। मतलब महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के प्रति यह बताया कि जो ये आप लोग लगान ले रहे हैं, जो भी कर वगैरह ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा उसमें नरमी दी जाए। इतना कड़ाई नहीं कि आपको आज ही देना है, आपको आज ही लेना है, ठीक है। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच भी सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद भी गए थे। ये
आप देख सकते हैं सोर्स को ए में आपको बताया गया है कि सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। तो देखिए, कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, यानी कि इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसमें केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, यानी कि इसके लिए तो सघन सक्रियता ही चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का जो आंदोलन था वो निष्क्रिय नहीं था बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह जो है शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं होता, इसमें सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता है, वह शत्रु का विनाश नहीं चाहता है। सत्याग्रह के प्रयोगों में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता था। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ठीक है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम महात्मा गांधी ने दिया था। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, भरी होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है और अहिंसा ही सर्वोच्च सबका धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत विनाशकारी शास्त्रों के मामले में ब्रिटेन यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अंग्रेज जो युद्ध के देवता की उपासना करते थे, पूजा पाठ करते थे, वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं और होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते, उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया है। ये जो है उनके विचार थे महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर। तो अब देखेंगे हम लोग 1.2 में रॉयल एक्ट, ये क्या है, बहुत सुना है हम लोगों ने क्लास 5 से ही, रॉयल एक्ट। व्हाट इज द रॉयल एक्ट? तो देखिए, इस कामयाबी से उत्साहित जो गांधी जी थे उन्होंने 1919 में एक रॉयल एक्ट 1919 के खिलाफ जो है एक प्रस्तावित जो है राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बाद अगर बात करें तो जो इस कानून को जो है, कौन से कानून को, यही रॉयल एक्ट जो 1919 था जब ये बना था, तो उस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दीबाजी में बना दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यह एक एक्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे एक्ट है ना, उसी तरह से एक एक्ट पारित हो गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ जो है अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था, यानी इन्होंने 6 अप्रैल को इसे स्टार्ट किया। अलग अलग शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार जितने लोग थे वो सब हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से लोग चिंतित हो गए और रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाएं जो थी वो सब भी रोक दी गई, बंद हो गई। तो इन सब के बंद हो जाने की आशंका से जो आपके अंग्रेज थे, डरपोक अंग्रेज, इन्होंने राष्ट्रवादियों का दमन करना शुरू कर दिया। दमन का मतलब उनको परेशान करना, उनको पीटना, मारना। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, मतलब वहाँ पे सब लोग अहिंसा की बात कर रहे थे और पुलिस जाके वहाँ पे गोली चला देती है। ये सब जो है रॉयल एक्ट की पावर में थे, इसलिए ऐसा हुआ। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने जो है कमान को संभाल लिया था। 13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हम सबको याद है। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव जो है सालाना बैसाखी मेला एक लगता था वहाँ पर वो लोग पार्टिसिपेट, यानी उसी में घूमने टहलने गए थे। जलियांवाला बाग मैदान में सब लोग इकट्ठा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए दमनकारी कानूनों का विरोध प्रकट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर के बाहर जो है होने वाले जितने भी कारण थे सब लोग वहाँ पर जुटे, और जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर जो था वो हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। और इसके बाद उसने जो है सिपाहियों ने भीड़ पर, उसके जो सिपाही थे, बिना कुछ देखे ही गोलियां चलाना शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसे बताया कि वो सत्याग्रहियों के जहर में दशहत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। आप लोग फिगर देख सकते हैं। जनरल डायर के हुक्म से जो है सिपाही जो है ना वो सबको देखो नीचे यहाँ पे कैसे घसीट के लेके जा रहे हैं मजदूरों को। पंजाब 1919 बहुत बुरा किया इन लोगों ने। तो जैसे जैसे जलियांवाला बाग का खबर सब जगह फैला तो उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग बहुत गुस्सा हो गए थे। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी जो भवन थे, घर वगैरह थे, उन सब पे जो है हमला करने लगे।
सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रही को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। आप लोग समझ सकते हैं कितना बुरा किए। लोगों को कोड़े मारे गए, ठीक है, और गाँव को यानी जो गुजरांवाला पंजाब, उस पर बम भी बरसाया गया। देखो किसी की गलती नहीं है, वो लोग तो शांति की बात कर रहे थे ना। अभी तो कोई भी हमारे देश के कोई भी लोग ऐसे नहीं थे जो लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे। अभी तो गांधी जी आपके जो है सत्याग्रही आंदोलन के लिए लोगों को जगा रहे थे कि हिंसा नहीं करनी है। और ऐसे में जनरल डायर ने जो कुछ भी किया वो बहुत ज़्यादा बुरा था और सब लोगों के अंदर गुस्सा को भर दिया। तो हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन फाइनली वापस वो ले लेते हैं। भले ही रायल एक्ट जो है, रायल सत्याग्रह पर एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला जो आंदोलन करना चाहते थे, इसलिए पूरे भारत में और हर जगह सब लोग इस बात को जाने कि सत्याग्रह आंदोलन क्या होता है और सब लोग मिल के साथ खड़े हों। लेकिन उनका मानना यह भी था कि भाई हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की जो तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति को बनाया गया। मोहम्मद अली, शौकत अली ये बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेता इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी जी के साथ चर्चा शुरू कर दिए थे। सितंबर 1920 में जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन भी शुरू किया जाना चाहिए। तो ये था। तो भाई सबका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई छोटा नहीं है। सब ने बहुत ज़्यादा बराबर की हिस्सेदारी रखी है अपने देश को आज़ाद कराने में। 1.3 में देखेंगे हम लोग वाई नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग ही क्यों, असहयोग आंदोलन ही क्यों। तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है उनकी थी हिंद स्वराज में 1909 में इन्होंने रिलीज किया। तो महात्मा गांधी ने कहा था उसमें कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल भी पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो किसी का सहयोग नहीं करना है, ऐसे ब्रिटिश के शासन का सहयोग नहीं करना है। तो जब सहयोग नहीं करना है तो इसी का नाम पड़ गया असहयोग, ठीक है। अब आपको याद रहेगा। असहयोग का विचार वैसे आंदोलन कैसे बन सकता था। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई जो पदवियां थी उसको लौटा देना चाहिए। भाई जिसको जिसको उसने सरकार ने दिए कि तुम मिनिस्टर बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम फलाना बन जाओ, ढकाना बन जाओ, तो वो तो बेचारा पद पर है तो कैसे उसके खिलाफ में जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या किया गया कि जो भी पोस्ट मिली है ना लोगों को जो सरकार ने दी है वो सब रिटर्न कर दो। भाई जितने सर गवर्नमेंट जॉब है, सेना की, पुलिस की, अदालतों की, कोर्ट की या पॉलिटिशियन की, जो है स्कूलों में विदेशी वस्तुओं का, इन सब चीज़ों का धीरे धीरे हम लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों की बात करें तो गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। तो कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों को लेकर बहुत ज़्यादा शंका में थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने लगे और साथ ही साथ उसका बहिष्कार करने में भी वो हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातानी चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई।
तो आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किस तरह के लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न जो सामाजिक समूह ने जो है असहयोग के विचार को किस तरह से समझा, ये सारा चीज़ अब हम लोग देखेंगे। तो ये फिगर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिगर नंबर 4। इसमें जो है लोग क्या कर रहे हैं, इसमें लोग जो विदेशी कपड़े हैं उनका जो है त्याग कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियोज़ में। चैप्टर 2 पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। ओके, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।